नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए आज सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वोटिंग के बाद अब सभी राजनीतिक दलों का सारा जोर तेलंगाना में है, जहां 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आज अपनी अपनी ताकत की आजमाइश की। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार की कमान संभाली। वहीं तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस ने अपनी चुनावी रैली में तीसरी बार सरकार बनाने की जनता से अपील की। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। उनके एमएलए बीआरएस में चले गए। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी सियासी दलों ने तेलंगाना में अपनी ताकत झोंकती है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने तेलंगाना में चुनावी रणनीति को धार देने के लिए डेरा डाल लिया है, तो बीआरएस लगातार तीसरी बार सत्ता तक पहुंचने के लिए दम लगा रही है। इस बीच शनिवार को चुनावी माहौल को गरमाने के लिए पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचे। पीएम मोदी ने तेलंगाना के कामारेड्डी और महेश्वरम में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इन पर जनता के साथ धोखेबाजी का आरोप लगाया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। बीजेपी ने जनता से किया अपना हर वादा निभाया है। लोगों ने नेशनल पॉलिटिक्स में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। वहीं तेलंगाना के कोल्हापुर, नालगोंडा और संगारेड्डी में अमित शाह ने चुनावी रैली की। इस दौरान अमित शाह ने बीआरएस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मित्रों, तेलंगाना का चुनावी इतिहास है। तेलंगाना की जनता ने जब जब भी कांग्रेस को वोट दिया, उनके एमएलए बीआरएस में चले गए। आपका एक वोट कांग्रेस को और बीआरएस को, इसका मतलब करप्शन को वोट, माइनॉरिटी अपीसमेंट को वोट और परिवारवाद को वोट। मिशन तेलंगाना पर निकले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आसिफाबाद में बीआरएस और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है, इसे किसी भी तरीके से लागू नहीं होने देना चाहिए। बीआरएस और कांग्रेस मिलकर देश को एक नए विभाजन की ओर लेकर जाना चाहती है। समाज को बांटने के लिए कोई सरकार किस हद तक जा सकती है, यह हमने यहां देखा है। जब तेलंगाना की बीआरएस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है, भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। उधर तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज निजामाबाद में चुनावी रैली की। इस दौरान राहुल गांधी ने केसीआर के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। भाइयों बहनों, सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। ये तीनों की तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में है। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। वहीं तेलंगाना के खम्मम और मथुरा में प्रियंका गांधी ने केसीआर सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केसीआर ने जो किया
छोड़ दिया, आपको छोड़ दिया, केसीआर फैमिली को छोड़ दिया, आपको जॉब चाहिए, बीआरएस को निकालो, मेरी बहनों को सशक्त बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। दरअसल तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में 119 सीटों पर सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है और इन दोनों के बीच बीजेपी अपने लिए जगह बनाने की जुगत में है। केसीआर सरकार पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमलावर है। हालांकि बीआरएस के खिलाफ 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की कई लोकप्रिय योजनाओं के असर को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। वहीं बीआरएस और कांग्रेस के सबसे मजबूत होने के बावजूद भाजपा को पीएम मोदी की चेहरा और केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बड़ी उम्मीद है। अब देखना है कि 30 नवंबर को जब जनता तेलंगाना में वोट डालेगी तो जनता पर किसका जादू चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। तो 4 राज्यों में चुनावों के बाद अब तेलंगाना की बारी है। 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका और राहुल ने चुनाव की कमान संभाली हुई है। बीआरएस अपने कामों की बदौलत सत्ता में वापस आने के लिए पूरा प्लान बनाकर जनता के बीच जा रही है। शह और मात के इस चुनावी खेल में जनता ही सब कुछ तय करेगी कि किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा। लेकिन किन मुद्दों और वादों के साथ जनता के बीच जाकर खड़ी हैं कांग्रेस और बीजेपी, इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रदीप सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ बीआरएस से जी मुकेश भी होंगे। सबसे पहले सवाल मेरा रत्नेश जी आपसे ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बीआरएस और कांग्रेस पिछड़े वर्गों या दलितों के लिए काम नहीं करते हैं, दोनों एक नंबर के धोखेबाज हैं और कुछ करते हैं तो सिर्फ झूठ बोलने का काम और झूठे वादे करने का काम। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी को पूरा करने की गारंटी। आप लोग वादे कर रहे हैं, मोदी कह रहे हैं कि हर चीज की गारंटी मैं खुद हूं। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। जी, आपको और मेरे दोनों साथियों को 40 करोड़ जनसंख्या को मेरी प्रतिक्रिया है। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री जी इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी अगर 2014 से लेकर अब तक जो उन्होंने वादे किए हैं, अगर उसके वीडियो वो चला के सुन लेना तो वही लज्जा से डूब मरे कि वो क्या क्या कह के यहाँ तक पहुंचे। मोदी जी अपने आप को गारंटी बताते हैं, मोदी जी गारंटी बताते हैं तो निशु जी फिर तो 2 करोड़ रोजगार की गारंटी फेल हुई, किसानों की आय दोगुनी होने की गारंटी फेल हुई, ठीक है, 500 स्मार्ट सिटी की गारंटी फेल हुई, बुलेट ट्रेन की गारंटी फेल हुई, और तो और जाने दीजिए, इस देश के शहीद हुए 3 सिपाही जब उनका परिवार और देश उन्हें अश्रुपूरित आंखों से अंतिम विदाई दे रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री की फोटो शूट करा रहे। इतनी संवेदनहीन प्रधानमंत्री। तीसरी बात, जब वो करप्शन की बात करते हैं सुजीत, तो बड़ी हंसी आती है। वो व्यक्ति करप्शन पे बात कर रहे हैं जिसकी पूरी सरकार टैक्स रिपोर्ट। ठीक है, आप प्रधानमंत्री के गारंटी शब्द पर यहाँ पर आपत्ति उठा रहे हैं, लेकिन आपने राजस्थान में क्या किया? आपने तो राजस्थान के भीतर गारंटी यात्राओं का ही आगाज कर दिया था, उसका क्या? देखिए, हमने जो गारंटियां दी है उसको पूरा करेंगे। हम जब देश आजाद हुआ तो हमने देश के नागरिकों को कहा था कि हम आपको पढ़ने के लिए IIT IIM देंगे। मतलब उनकी गारंटी नहीं है, आपकी गारंटी है। ठीक है, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि 2014 से जो अब तक गारंटियां दी थी अगर वो पूरी हो गई हो
तो देश की जनता को बता दीजिए, मुझे आप ही बता दीजिए। चलिए 500 स्मार्ट सिटी की बात की, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। मुझे उस प्रदेश के और एक किसान का नाम बता दीजिए जिसकी आय दोगुनी हो गई हो। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है रत्नेश मिश्रा जी, आप लोगों ने जो काम किया है वो जनता आपको बताएगी कि आपने कार्य किया है या नहीं किया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में 3 दिसंबर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जनता बताएगी कि किसने क्या गारंटी दी थी, कौन सा काम किया, कौन सा नहीं किया। ठीक है, मैं प्रदीप जी के पास एक बार जाना चाहूंगी। प्रदीप जी, अभी जिन बातों का जिक्र यहाँ पर रत्नेश जी कर रहे थे उसका तो जवाब दीजिएगा ही, इसके साथ ही ये भी बताइए कि मुस्लिम आरक्षण रद्द का वादा आपने किया, कर्नाटक में तो आपने ऐसा कर दिया था, फिर भी बात नहीं बनी थी। नमस्ते। प्रणाम, जी नमस्कार, दर्शकों को देखिए चर्चा की जी आप बोला गारंटी का आपने किया और ये चर्चा का विषय भी आज रहेगा। मैं बता रहा हूँ 55 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे शासन किया है, चाहे पूर्ण बहुमत हो चाहे कैसे भी बनाया हो। हमें 6 साल अटल जी का और 9 साल इधर, तो 15 साल हमें हुए हैं, 15 साल पूरे होने को है हमारे साथ। हमने 2014 में आम चुनाव जीते थे, जिसे हमने बम्पर बहुमत से जीता। फिर उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए तो हमारी सीटें और बढ़ गई। लोकतंत्र में जो कसौटी होती है जनता की, जनता अपना मापक जो बनाती है वो बनाती है अपने वोटों के आधार पर। हमने क्या कहा, क्या किया, हमने जब पहली बार हमारी सरकार आई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तो हमने जो वादे किए वो कहाँ तक हम लेके गए, उसके आधार पर अगले आम चुनाव हुए, उसमें जो है चुनाव का परिणाम देख के पता लगता है कि जनता ने अपना मत कैसे बनाया। मैं आता हूँ मिश्र जी को जो है गारंटी सबसे बड़ी आपत्ति थी, उन्होंने बहुत संख्या जो है कथा बांटी। अब मैं भी थोड़ा सा उससे कहता हूँ 1972 से 75 70 से लेकर 75 के बीच में इंदिरा जी ने कई सारी बातें बताई। उसमें एक बात प्रदीप जी, हम आपको सुन पा रहे हैं लेकिन आपकी ऑडियो थोड़ा कम आ रही है, इसको थोड़ा तेज करिए जरा। जी आप सही है? जी बिल्कुल सही जी। तो 70 के दशक पे 70 से लेकर 74-75 तक इंदिरा जी का जब भी भाषण होता था तो इंदिरा जी ये नहीं कहती थी कि गरीबी हटाई जाएगी, वो कहती थी कि गरीबी को हटाना होगा। ठीक है, गरीबी को हटाना होगा। फिर उसके बाद इमरजेंसी लगी, उसके बाद राजीव जी आए। राजीव जी ने तो 4 कदम आगे जाके बोला कि 85 पैसे ही नहीं पहुंचते हैं हमको, बाकी जो 15 पैसे पहुंचते हैं उसमें से भी बढ़ाना होगा। फिर उसके बाद जो है नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई। तो जो इनकी गारंटियां तब से चली आ रही थी उसको 1972 के बाद से लेके अब तक जनता देख रही है। और पिछले 2 आम चुनाव में क्या हुआ, प्रदेश के चुनाव की बात देखिए, हमारा इस समय प्रदेश का चुनावी समर चल रहा है, उसमें मैं आऊंगा। लेकिन जो मैं बड़ी बात जो बताना मैं चाहती भी हूँ कि हम तेलंगाना पर फोकस करें, क्योंकि डिबेट तेलंगाना को है, तो उसी को लेकर अगर फोकस करें तो ज्यादा सही रहेगा। जी, तेलंगाना देखिए, पहले जब आंध्र राज्य था उसके बाद तेलंगाना बना, और अगर आप उसकी सीटों को देखेंगे और हमारे मत प्रतिशत को देखेंगे तो वो बढ़ा है। और प्रत्येक पार्टी, हमारा दक्षिण में कर्नाटक में सबसे पहले कमल खिला था, उसके बाद हम लगे हुए हैं वहां पे अपने वोटों को कन्विंस करने में। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी रही है, 1885 में स्थापित होकर के हर जगह इनका कार्डर है। लेकिन जिस प्रकार से हमारा जन्म हुआ और हम अपने जो है मतदाताओं को प्रोत्साहित करके अपने जो कन्विंस करने की बात करते हैं, हम इनसे ज्यादा सफल हैं। आते हैं तेलंगाना की बात में, देखिए तो क्या जनता कन्विंस नहीं हो पा रही है? सवाल तो मेरा आपसे यही था, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण रद्द करने का वादा आपने कर्नाटक में भी किया था, लेकिन वहां बात बन नहीं पाई थी। देखिए, निश्चित तौर पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स होते हैं। पिछली बार 19 के चुनाव में भी हमें कर्नाटक में उस प्रकार की सफलता नहीं मिली थी जिस प्रकार की हम अपेक्षा कर रहे थे, इस बार भी नहीं मिली है। तो मुख्य अगर हम देखें आम चुनाव की बात करें जो 24 में होने वाले हैं, उसके आधार पर देखिए कर्नाटक की कांग्रेस की वर्तमान सरकार 6 महीने से और ज्यादा चलेगी कि नहीं चलेगी उस पर संशय है, क्योंकि जो गारंटियां इन्होंने ली थी उसके बाद कोई पैसा बचा ही नहीं है कि वो जनता के विकास के कार्य के लिए सोच सके या कोई नई योजनाएं ला सके। सारा तो पैसा जा रहा है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, शायद आप हमसे अच्छा इनोमिनेट कर सकते हैं ऋषु जी की कर्नाटक की स्थिति क्या है। मैं आऊंगी रत्नेश जी, आप ही के पास आऊंगी। विकास करने के लिए पैसे की बात नहीं है। तो बगल में तेलंगाना, बगल में तमिलनाडु
तमिलनाडु है, बगल में दूसरे राज्य है, क्या उन तक जनता को ये बातें नहीं पहुंच रही होंगी? क्या वहां के लोग वहां पे जाकर के नहीं बता रहे? देखिए, जनता सबसे बड़ी मापक है और जनता को आप किसी भी तरह प्रचार माध्यम से कहें, लेकिन जनता जब अपना मन बना लेती है तो वो अपने मत पे कायम रहती है। और हर बार के चुनाव के रिजल्ट इस बात के द्योतक है कि हमारी मेहनत किस प्रकार से चल रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता रहेगा, पूरा राजनीतिक दल है, करते ही रहेंगे। मैं इन पे करूंगा, मिश्र जी काफी बढ़िया प्रवक्ता है कांग्रेस के, पता नहीं बेचारे इतने मतलब बड़े विनम्र व्यक्ति हैं, लेकिन अब जो भी कहा जाए मैं इनके व्यक्तिगत पे नहीं जाऊंगा। लेकिन आप बताइए कि जबरदस्त आरोप लगाएंगे और बड़ी ऊंची आवाज में लगाएंगे, और आदमी अपनी आवाज तब ऊंची करता है जब उसको लगता है कि उसके पास ऐसा नहीं है ना। आप देखिए, वो तो आपकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मुस्कुराते हैं, बड़ी सी स्माइल उन्होंने दे दी है उनको। मैं मिश्र जी को जानता हूँ, बड़े विनम्र व्यक्ति हैं। आप समाज में अगर लालटेन लेके भी खोजे तो मिश्र जी जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करें, गलत पार्टी में चले गए हैं। पर उनकी चॉइस है, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। और मतलब देखिए, मतलब आप तो यहाँ पर सीधे सीधे मतलब एक तरह से एक इशारा कर रहे हैं कि वो पार्टी छोड़कर आपका दामन थाम ले, आपकी पार्टी में आ जाए। हम सभी भारतवासियों कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, लेकिन वो भी इसी तरह से मतलब डिबेट में भी अब आप लोग ऑफर देने लगे हैं। बड़ी दिलचस्प बात है। खैर, नहीं दे रहा हूँ, इशारा तो इसी तरफ था ना प्रदीप जी, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, इशारा तो कुछ यही कर रहा है यहाँ पर। बहरहाल, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो इसी देश के वासी हैं और हम सभी भारतवासी हैं। चाहे लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम सभी भारतवासी हैं। और अगर हम विनम्रता से एक दूसरे के प्रति व्यवहार रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबसूरती यही मेरे हिसाब से, अपने बीते 3-4 वर्षों के अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि आप किसी भी पार्टी से रखते हो, लेकिन हम जनता के बीच में जब मैसेज देते हैं तो ऐसी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए कि कोई लड़का अगर छोटा देख रहा है, कल की डेट में अगर वो राजनीति में आता है तो उसको ये सीख मिलनी चाहिए कि भाई हम इसी देश के वासी हैं, हम पक्ष विपक्ष में हो सकते हैं, हम नीतियों पे एक दूसरे के। चलिए, ये बातें डिबेट में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मंचों पर जाते हैं तो शायद आप इन बातों को भूल जाते हैं। कोई किसी को पनौती कहकर पुकारता है, कोई मूर्खों का सरदार कहकर पुकारता है, कोई राहु केतु कहकर पुकारता है। तो मुझे लगता है ये बातें वहां पर भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपके जो दिग्गज नेता हैं उनको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को सिखाना चाहिए उनको। निश्चित तौर पे ऋषु जी, देखिए, हमने तो अपने स्टैंडर्ड को, चलिए हम लोग आगे जाएंगे तो हम इसको बनाए रखेंगे। अब कोई अगर गलती करता है तो हमसे बड़े अगर नेता हैं तो हम तो उनको इसमें यही कर सकते हैं कि हम उनको इन मैटर्स पे फॉलो ना करें, हम उनकी इस परिपाटी। ठीक है, देखिए रत्नेश जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं और पूरा समय ही समाप्त हो जाएगा अगर आप ही बोलते रहे प्रदीप जी। तो रत्नेश जी, जो अभी यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि रत्नेश जी आज शांत बैठे, नहीं तो आप कभी और डिबेट करा के। अब आपने उनकी इतनी तारीफ कर दी है तो तारीफ किसको पसंद नहीं होती, इसलिए वो सुन रहे हैं आराम से। तारीफ तो हर किसी को पसंद होती ना। बहरहाल रत्नेश जी, तेलंगाना चुनाव से पहले बीजेपी ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एक बड़ा ऐलान जनता के बीच कर दिया है। बीजेपी ने तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग समुदाय से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। अगर सरकार आती है तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग समुदाय से बनाया जाएगा, ये घोषणा की गई है। इसको लेकर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी और इसके साथ ही अभी प्रदीप जी ने जो चीजें कही उस पर भी आप कुछ कहना चाहते थे। देखिए ऋषि जी, प्रदीप जी ने चाहे जितनी मेरी बड़ाई की हो, लेकिन इस बड़ाई का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं सरकार से सवाल पूछना और उनसे सवाल पूछना और उनके पार्टी के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक किसान का और एक मध्यम वर्ग का बेटा हूँ। प्रदीप जी, अब उनको बोलने दीजिए, समय भी बहुत कम है, उनको बोलने दीजिए जी। दूसरी बात देखिए, इस देश में मूल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बताते कि उनकी सरकार ने पिछले 10 साल में क्यों किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम में इनकी सरकारें हैं। ये क्यों नहीं बताते कि उनकी सरकारों ने वहां पर क्या किया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने ये क्यों नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में इतनी नौकरी दी, उत्तर प्रदेश में इतना पेट्रोल डीजल सस्ता किया, उत्तर प्रदेश में इतना गैस सिलेंडर सस्ता किया। ये क्यों नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ने का पेमेंट किया कि नहीं किया। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। ऋषि जी देखिए, योगी आदित्यनाथ जी कितनी बढ़िया झूठ बोल के निकल गए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अपनी रैली में कि हम मुस्लिम आरक्षण समाप्त करेंगे। अरे योगी जी, आधे से ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी तो ओबीसी में आती है और उससे ओबीसी के तहत आरक्षण प्राप्त है, तो क्या ओबीसी का भी आरक्षण समाप्त करोगे? क्योंकि अगर उनको आरक्षण से बाहर करना है तो ओबीसी के आरक्षण का नहीं करना होगा।
तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता ही नहीं होता कि बोलना क्या है, उनको बताते हैं और बोल के चले जाते हैं। अब अन्य लोग तो पता नहीं पाते, लेकिन चूंकि मैं संविधान का आऊंगे प्रदीप जी, आखिरी टिप्पणी आपसे लूंगी जी। एक बिंदु और प्रधानमंत्री जी खुद बेचारे क्या होता है रत्नेश जी? ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल है? बेचारे कौन होता है, पहले तो ये बता दीजिए। नहीं, बेचारा वो होता है जो बेचारा वो होता है जिसके आगे पीछे कोई होता नहीं है, पूरी जनता उनके साथ है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बेचारा शब्द कोई बुरा नहीं है, नहीं बेचारा नहीं, आपने बेचारे शब्द की अभी महिमा मंडन खुद से कर लिया हो तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। नहीं, मैं इसलिए बेचारा बोल रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी मजबूर है। वो ये नहीं बता सकते कि आयुष्मान भारत में उनकी सरकार ने घोटाला किया, वो ये नहीं बता सकते कि उनकी सरकार ने मजबूर और बेचारे में बहुत अंतर होता है। नहीं बता सकते कि उनकी सरकार ने द्वारका एक्सप्रेस वे में घोटाला किया। अपने असली रूप में अनर्गल आरोप लगाने के असली रूप में आ गए हैं। देखिए यही रूप है, मैंने आज दबा कर रखा था। देखिए रत्नेश जी अब उभर आए हैं। सरकार ने पर्वतमाला योजना में घोटाला किया, तो मजबूरी ही तो है बेचारे की। अब सुबह से तैयारी करके बैठे होंगे रत्नेश जी, अब सोच रहे होंगे कि मौका नहीं मिलेगा, फिर बोल नहीं पाएंगे। क्यों रत्नेश जी? सुबह से तैयारी करके बैठे होंगे कि बोलना तो है ही। मैंने इनको बचा कर नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी ने तो भ्रष्टाचार करा, उसको तो बोलूंगा, डंडे की चोट पे बोलूंगा। और आप तो एक अच्छा खासा मंच है मेरे लिए, क्यों ना बोलूं भाई? नहीं, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बताते कि आयुष्मान भारत में घोटाला नहीं हुआ? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बताते? ठीक है प्रदीप जी, आखिरी टिप्पणी प्रधानमंत्री तो भाई जल्दी से क्योंकि समय का अभाव है। एक आखिरी सवाल मेरा भी प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा चुनाव जाति पर हो रहा है, आपके मैनिफेस्टो में भी ऐसे ही वादे हैं। ये फैक्टर हमेशा आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण भी रहे हैं। नहीं है, राहुल जी हर जगह जातिगत जनगणना का पोस्टर लेके पहुंच जाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा रतन मिश्रा जी को, सड़कें बनी, एयरपोर्ट बने, अस्पताल बने, IIM बने, वो आपको नहीं दिख रहा है तो वो आपकी परेशानी है। उन बच्चों से जाकर पूछे, चाहे तो उनको दाखिला मिल रहा है और वो अपना भविष्य संवार रहे हैं। ये आपकी व्यक्तिगत परेशानी है कि आप खुली आंखों से अभी नहीं देखना चाहते। रत्नेश जी, ये कांग्रेस की परेशानी यही है कि उनको अपने कार्य दिखते हैं और बाकी किसी के कार्य नहीं दिखते। असल में मूल परेशानी यही है ऋषु जी। और इसमें देखिए क्या है कि एक एक करके बोलिए रत्नेश जी। अब अभी आप रुक जाइए ना, उनको सुनने दीजिए। आपने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, कम से कम जवाब तो लेने दीजिए ना। नहीं, देखिए रेशु जी, मैं फिर से आराम से बोल देता हूँ। रत्नेश जी को कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस को अपने कार्यों, अपने नेताओं के अलावा कोई दिखाई नहीं। 5,500 रोड और बिल्डिंग और स्कूलों के नाम ऐसे हैं जो कि केवल एक परिवार से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो किया वो आपको दिखाई नहीं देगा। सड़कें बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आज अब 5G टेक्नोलॉजी। अरे रत्नेश बाबू बोल लेने दीजिए महाराज, आप थोड़ी देर तो शांत हो जाइए। मिश्र जी, अरे मिश्री की तरह से नाम है, मिश्र जी शांत हो जाइए। रत्नेश जी, ऐसे नहीं होता है, ऐसी डिबेट थोड़ी ना होती है कि आपको मौका मिला तो आप खुद भी बोलेंगे, जब दूसरे का चांस है तब भी आप ही बोलेंगे। नहीं ऋषु जी, मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी ऐसे जीवित खत्म न हो जाए। मतलब कुल मिला के ये है कि वही रटी बातें होती हैं। सवाल आप लोगों से कुछ भी पूछ लिया जाए, लेकिन जो आप रट कर आए हैं कि हमको यही बोलना है, जवाब आप वहीं पर देंगे, मतलब ये चीज सही नहीं है। तेलंगाना की बात हो रही है तो उस मुद्दे पर कम से कम कायम रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जी मुकेश को हमारे साथ चर्चा में जुड़ना था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से फिलहाल वो हमारे साथ इस डिबेट में नहीं जुड़ पाए। पक्ष विपक्ष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।